लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स एंड डियर टीचर्स, आज मैं लेके आया हूँ अपनी नई वीडियो और ये मोटिवेशनल वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डियर टीचर्स और डियर पेरेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये वीडियो आप अच्छे से देखें, सुने और समझें और अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें एग्जाम्स में 95 प्लस लाने के लिए या 90% लाने के लिए। तो जो परसेंटेज बच्चे ने डिसाइड की, आपने सोचा है अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, तो उसके लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस कैंपेन को पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज की वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो क्या है। वो है हाउ टू प्रिपेयर वेल इन शॉर्ट टाइम। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, आज 11 अप्रैल हो चुकी है, ठीक है। तो 11 अप्रैल का मतलब हार्डली 20 से 22-23 दिन रह गए हैं, क्योंकि 4 या 5 मई से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम एग्जाम ये सोचकर चलते हैं कि 1 मई से है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 19 डेज है, यानी कि 19 दिन, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको क्या कहा है कि हाउ टू प्रिपेयर वेल इन शॉर्ट टाइम, यानी कि इस कम समय में हमें कैसे अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और आगे लिखा है फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड स्कोर 95 प्लस। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, आप मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जानिए कैसे कर सकते हैं हम कम समय में पूरी तैयारी और कैसे आ सकते हैं हमारे बच्चों के, हमारे स्टूडेंट्स के अच्छे और बहुत अच्छे मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है एसेस योर स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी शक्ति का आंकलन करें, यानी कि अपनी खूबियों को पहचाने। जैसे कि मैं इसके अंदर आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले स्टूडेंट पॉजिटिव वाइब के साथ ये सोचे कि अगर वो 70% लेके आ सकता है तो वो थोड़ी सी और मेहनत करेगा, तो इससे क्या होगा, उसके 80% आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी 80% वाला स्टूडेंट है, अगर वो और अच्छे से मेहनत करता है तो उसके कितने आ सकते हैं, 90% आ सकते हैं। और जो ऑलरेडी 90% लेके आ रहा है तो वो 95 प्लस भी लेके आ सकता है, ठीक है। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करके बताता हूँ। अक्सर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट 100% नॉलेज लेकर भी क्लासरूम में बैठा हुआ है या कोई स्टूडेंट 70% लेके बैठा हुआ है। जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, मान लो स्टूडेंट को 100% नॉलेज है या किसी स्टूडेंट को 70% नॉलेज है या किसी स्टूडेंट को 60% नॉलेज है। अगर मान लीजिए वो बच्चा अगर टीचर की बात को ध्यान से सुनता है, अगर उसकी 10% नॉलेज भी बढ़ती है टीचर की बात को सुनने से, तो जिसके पास 100% नॉलेज है तो उसकी नॉलेज 110 हो गई है, और जिसके पास 70 है, अगर वो 10% भी अच्छे से सुनता है, इट मीन्स कि अगर उसको 10% कुछ नया सीखने को मिलता है तो उसकी 70% नॉलेज जो है वो 80 हो जाएगी और जो 80% है वो 90 हो जाएगी। तो सुनने के बहुत फायदे होते हैं। तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं जो आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट भी टेंशन में है, स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, और ये सोचते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नहीं होगा, बाद में कर लियो, देख लियो। बट नहीं, हमें बच्चे को पॉजिटिव करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि वो अपने ऊपर विश्वास करे, और बच्चों को भी यही सोचना है। सेकंड पॉइंट के साथ बी पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास है तो मैं नंबर ला सकता हूं, मैं नंबर ला सकती हूँ, मैं अच्छा पेपर कर सकता हूँ, मैं अच्छा पेपर कर सकती हूँ और मैं अच्छे नंबर ला कर दिखाऊंगा और मैं अच्छे नंबर ला कर दिखाऊंगी। तो अगर ये पॉजिटिविटी अगर बच्चा अपने माइंड में रखेगा तो इट मीन्स इफ ही कैन फ्लाई और इफ शी कैन फ्लाई देन व्हाई शी वॉक्स और ही वॉक्स। यानी कि अगर बच्चा अच्छे नंबर ला सकता है तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स के द्वारा ही ला सकता है। यानी कि पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी सकारात्मक सोच उसे उसके टारगेट को अचीव करने में पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करें। जितना टाइम था आपने यूटिलाइज कर लिया, लेकिन अब जो आपके जो अगले आ रहे हैं 19-20 दिन जो भी आपके पास है, आपको कब पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, कब आपको सैंपल पेपर रिवाइज करना है, कब आपको मॉक टेस्ट करना है, इन सब के लिए अपना टाइम स्लॉट बना ले, ठीक है। और जिससे क्या होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डे टू डे बढ़ता रहेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अक्सर अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो
क्योंकि 10th और 12th की जो बोर्ड के एग्जाम है ना, ये आपके लिए क्या है, पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी, हाउ टू स्कोर 95+। ठीक है, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको किसके लिए पढ़ना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, आपको अपने घर के लिए पढ़ना है, आपको अपने स्कूल का टॉपर बनना है, तो आपको उनके लिए पढ़ना है। ठीक है, और अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है तो आपको अपने देश के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आप कब करेंगे टाइम मैनेजमेंट, जब आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशनल अटैचमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे। कहते हैं जब तक प्रॉब्लम पर्सनल ना हो तो उसका सोल्यूशन नहीं होता। तो प्लीज आप थोड़े से इमोशनल हो जाएं कि आपको अच्छे स्कोर करने हैं, स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, टेंशन लेकर क्या होता है, और एग्जाम तो आपको पता ही है, आप ये तो नहीं है कि पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आप हर साल एग्जाम देते हो और हर साल पढ़ते हो। तो यार व्हाई यू टेक टेंशन पर्टिकुलर ऑन दिस ईयर। अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास यार एक दिन था, मेरे पास 2 दिन थे, देख मेरे 60% आया, 70% आया, अगर मेरे पास 3 दिन और होते या 4 दिन और होते तो मेरी ना 90% आया थी। तो मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूँ कि अभी आपके पास 19-20 दिन है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट यही है कि आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपने आपका टेस्ट ले। जैसे मान लीजिए आपने मॉर्निंग में एक रिटन टेस्ट किया, जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, तो 2 सब्जेक्ट्स यानी कि एक सैंपल पेपर आपने मॉर्निंग में किया और आप याद करने के बाद उसे रिटन में रफली लिख लें। ठीक है, और एक पेपर आप शाम को कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट का मतलब एक रिटन टेस्ट हो गया, और सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब आप खुद से बात करें। अच्छा मैंने पूरे साल इतना पढ़ा है, मान लो अगर आपने 4 लेसन पढ़े हैं, टोटल 10 लेसन भी है, आपने पूरे साल में मान लो अभी तक 4 लेसन भी पढ़े हैं, तो आप अगले 10-15 दिन के अंदर 4 लेसन और पढ़ लो, 8 लेसन हो गए। और मान लो जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप रिवीजन भी करेंगे और आपके 2 लेसन भी रह जाते हैं, तो वो भी अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन सोचो अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो आप कब पढ़ेंगे। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि आप खुद से बात करें और आपको अपने आप ये एनालाइज हो जाएगा कि मैंने कितने चैप्टर कर रखे हैं और मैंने कितने चैप्टर आगे करने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डे टू डे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। क्या है वो पॉइंट, केस स्टडी। इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि 20% जो आपका एग्जाम होगा वो होगा केस स्टडी के बेस पर। और केस स्टडी के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह का, ठीक है, विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने क्या कहते हैं, हाथी तो देखा होगा। हाथी बचपन में जैसे छोटा होता है, यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हाथी के बच्चे का। जब हाथी छोटा होता है बचपन में, उसको जंजीर के साथ बांध देते हैं किसी खूंटे में कील गाड़ के। ठीक है, किसी दीवार में मान लो अगर कील गाड़ दी है, उसके बाद उस जंजीर को उसके 7 पैरों में बांध देते हैं, तो हाथी का जो छोटा सा बच्चा है, जो यानी कि छोटा सा बच्चा है, वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर टूटती नहीं है। ठीक है, अब उसके माइंड में ये बात आ गई है कि यार ये जंजीर मुझसे टूट नहीं रही है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप एनालाइज करो, जब हाथी थोड़ा धीरे 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 बड़ा होता है तो उसके अंदर तो इतनी ताकत है कि वो अपने एक पैर के जोर से या अपने सर के एक टक्कर से उस दीवार को घेर सकता है जिस कील को गाड़ा है और जिस जंजीर से उसके पैरों को बांधा है। लेकिन उसके माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि वो उसको नहीं तोड़ सकता, जब तक वो जंजीर नहीं खुलेगी वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो यानी कि मिसकंसेप्शन क्या है, एक तरह से मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है ये है केस स्टडी, कि हाथी इतना बड़ा हो गया है, बलिष्ठ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो महावत का इंतजार कर रहा है कि ये जंजीर खोले, उसके बाद मैं आगे जाऊं। चलो आप लोगों ने ये तो स्टोरी मान लो सुनी भी है या पहली बार सुनी है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आपने प्यासे कौवे की तो कहानी सुनी है। प्यासे कौवे का मतलब क्या है कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, ऊपर आया पानी, कौवे ने पिया पानी और खत्म हुई कहानी। जब उस कौवे को प्यास लगी तो वो उड़ता हुआ जगह जगह भटका, उसे कहीं मटका नहीं मिला। जब वो एक बगीचे में पहुंचा, वहां मटका मिला और वहां पर पानी था थोड़ा। ठीक है, तो उसने क्या करा, कुछ कंकड़ पड़े थे, उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं इन कंकड़ों को डालता हूं, और पानी का स्तर ऊपर आया और उसने पानी पिया तो उसकी प्यास बुझी। कहते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आई रिपीट द थॉट, गॉड हेल्प्स दोज
हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कहते हैं जब तक प्रॉब्लम पर्सनल ना हो ना, उसका सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा केस स्टडी के दौरान एक अगर पक्षी और एक जानवर, एक नेगेटिव रहा हाथी कि मैं जंजीर नहीं तोड़ सकता, लेकिन कौवे ने गिव अप नहीं किया। ठीक है, एक सबसे बड़ा केस स्टडी का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आप सब स्कूल तो जाते ही हैं, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स भी हैं। टीचर का मतलब क्या होता है, मेरे एक मित्र ने बताया, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। टीचर का मतलब क्या होता है, टीचर उस व्यक्ति को कहते हैं, चाहे वो सर है या मैम है, जिसकी रात को नींद पूरी नहीं है, जिसकी आंखों में अभी भी नींद है, जिसके पैरों में दर्द है, जो बीमार होने के बावजूद भी सारा दिन खड़े होकर आप लोगों को पढ़ा रहा है और आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा आपके साथ है। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइव एग्जांपल ही तो है। कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु देवा नमः। तो सोचो, केस स्टडी के लिए अगर मान लो आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, और उसके लिए आपको ना तो रेक्टिफिकेशन करनी है, ना ही कोई फार्मूला याद करना है। जब मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए, एक तो हाथी का एग्जाम्पल दिया, दूसरा मैंने आपको दिया एक प्यासे कौवे का, और तीसरा एग्जाम्पल दिया मैंने आपके खुद के टीचर का। ठीक है, सो आई सैल्यूट ऑल द टीचर्स, थैंक यू रिस्पेक्टेड टीचर्स। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, केस स्टडी के बाद टेक स्मॉल ब्रेक्स। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस स्टडी की जो क्वेश्चंस हैं वो 20 मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्रैक्टिकल्स 20 या 30 मार्क्स के थे। ठीक है, अगर 20 में से अगर 20 नहीं आए हैं, अगर मान लो मिनिमम आपके 18 या 15 भी आए हैं, अगर 30 में से आपके 25 या 26 भी आए हैं, ठीक है, तो आपके वहां पे मार्क्स हो गए थोड़े से। क्योंकि मान लो आपके क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी और आपके बायोलॉजी के, यानी कि 30 मार्क्स के, और बाकी तो आपके 20 मार्क्स के हैं। तो 20 मार्क्स की जो आपके केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में, तो उसके लिए ना तो आपको रेक्टिफिकेशन करना है, ना ही आपको कोई फार्मूला याद करना है, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, रेगुलर पढ़ने से, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, और सबसे पहले आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। यानी कि आपको अपने घर के लिए पढ़ना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, जो आपके लिए बचपन से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 10th और 12th आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। 10th में अच्छी परसेंटेज आएगी तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे, तो आपको अच्छी स्ट्रीम मिलेगी। 12th में आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी तो इससे क्या होगा, आपका नाम किसी फर्स्ट कटआउट लिस्ट में होगा या सेकंड कटआउट लिस्ट में होगा, या आप किसी कॉलेज के आगे क्या कहते हैं, जब देखोगे कि हाँ भाई मेरा तो फर्स्ट कटआउट में नाम आ गया है, सेकंड कटआउट में आ गया है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका किसी कटआउट में नाम नहीं आएगा। तो प्लीज आपको अपने घर के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, टेक स्मॉल ब्रेक्स। टेक स्मॉल ब्रेक्स का मतलब है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप इतना ना पढ़े कि आप थक जाएं और अगले दिन आप पढ़ने की हालत में न रहे। ठीक है, पढ़ने के दौरान थोड़े थोड़े ब्रेक होने जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक लोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जो आपने याद किया है तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है कि मैंने आज 4 चैप्टर पढ़ लिए, कल नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे, और थोड़े थोड़े अंतराल का होना जरूरी है। इट मीन्स यू हैव टू टेक लिटिल ब्रेक्स, स्मॉल ब्रेक्स। कुछ ब्रेक यानी कि छोटे छोटे ब्रेक लेने जरूरी है। इन ब्रेक्स में आप क्या कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आगे भी इंडल्स इन ए हॉबी और स्पोर्ट, ये मैंने आगे भी क्लियर करना है आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते रहे। ठीक है, और जैसे मान लो आपने मॉर्निंग में अपना इंग्लिश या अकाउंट्स पढ़ा है, ठीक है, और शाम को आप अपना बाकी सब्जेक्ट जैसे बीएसटी हो गया, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, और आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको स्मॉल ब्रेक्स का मतलब थोड़ा सा टाइम, ये नहीं कि आप पूरे दिन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आप थक गए, या आप सारा दिन मैथ्स कर रहे हैं तो आप बोर हो गए। थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, वर्क ऑन योर वीकनेस। वर्क ऑन योर वीकनेस का मतलब है कि आपको अपनी कमियों पर ध्यान देना है और उनको दूर करना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं, 4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, कहते हैं यार ये 30 मार्क्स का है, मैं नहीं कर रहा। क्या पता उसमें से कुछ इजी पूछ लिया जाए। जो आपकी कमजोरियां हैं, जो चैप्टर्स आपको टफ लग रहे हैं, एटलीस्ट उनको एक बार ही पढ़ ले, डिस्कस कर ले, कुछ पॉइंट्स माइंड में याद रख ले, कि अगर मान लो अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं, या केस स्टडी के बेस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसका आंसर तो दे सकते हैं। ठीक है, या एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आ जाते हैं,
तो वर्क ऑन योर वीकनेस का मतलब है जो जो आपको टफ चैप्टर्स लग रहे हैं उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इट मीन्स कुछ ना होने से कुछ भला, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो अभी पीछे बैकग्राउंड में आवाज आई। तो वर्क ऑन योर वीकनेस का मतलब है कि आपको अपनी कमियों पर काम करना है, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताता हूं, जिस चीज को आप ज्यादा समय देते हैं, भले ही वो अभी नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, क्योंकि वो आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। और फाइट टू बोर्डम, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हम बोर हो जाते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपना टहल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए क्या कहते हैं, कुछ खा सकते हैं, ठीक है। और इंडोर गेम्स के अकॉर्डिंग जैसे लूडो खेल ली है, कैरम बोर्ड खेल लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि खेलने का मतलब क्या होता है, कि सर ने कहा है शॉर्ट्स ब्रेक ले लो। शॉर्ट ब्रेक्स का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग ब्रेक बन जाए। आपको ये ध्यान रखना, अपने माइंड को हमेशा अलर्ट रखना है कि आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू स्टडी फॉर माई पेरेंट्स, आई हैव टू स्टडी फॉर माई टीचर्स। क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है पता है? सबसे ज्यादा खुशी होती है आपके टीचर्स को, कि मेरा स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया। रिजल्ट हर साल होते हैं, ठीक है, रिजल्ट हर साल आउट होते हैं, हर साल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतिहास रचते हैं, और इतिहास का रथ वही हाँकता है जो सोचे हुए को करता है। तो आज अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप जिंदगी भर कहोगे कि मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। तो यानी कि फाइट टू बोर्डम का मतलब है कि आपको बोर नहीं होने देना। कुछ गेम्स खेल ली, कुछ ब्रेक्स ले लिया, कभी अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ जाओ, 5-10 मिनट उनसे बात कर लो, क्योंकि कुछ चीजें गूगल पर भी नहीं मिलती, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंडल्ज इन हॉबी और स्पोर्ट। यानी कि कभी कभी जैसे मान लो आपकी जो हॉबी है, अगर मान लो आपको डांस करना अच्छा लगता है, एक गाना चला लिया, थोड़े से डांस कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस यू आर बेस्ट, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आप कर सकते हो, आप 95 प्लस ला सकते हो। अगर आपके अंदर कैलिबर है 80% का, तो आप 60% क्यों सोच रहे हो? क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, कई स्कूल्स में प्री बोर्ड्स भी हो रहे हैं। प्री बोर्ड्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्री बोर्ड्स का मतलब है कि आपका सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, कि आपको आदत डल जाए कि 3 घंटे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर जो बच्चे मान लो सेल्फ असेसमेंट के अकॉर्डिंग डेली सुबह और शाम एक एक पेपर भी करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, और उनका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हमें गिव अप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉक टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यूट्यूब की साइट्स पर भी हैं काफ़ी सारे मॉक टेस्ट, ठीक है। और सीबीएसई ने भी क्या कहते हैं, अपना सीबीएसई साइट पर भी आप क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स देख सकते हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपना सेल्फ असेसमेंट के लिए आप लिखने की जरूर प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 2 घंटे आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आप मान लो 2 घंटे आप रोज लिखोगे, तो एग्जाम में 3 घंटे पता ही नहीं चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एग्जाम के अंदर कैसे परफॉर्म करने की आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहले आपको 3-4 पेन ले लेने हैं, यानी कि 3-4 पेन आप ले लो। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट पेन बाद में लेते हैं, और नए पेन अक्सर जब हम जिस डेस्क पर बैठकर हम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ स्मूथली नहीं चल रहा, तो 2-4 पेन आपने अगर ले लिए हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लो, ताकि आपके हाथ पर उस पेन की अच्छी ग्रिप बन जाए, और वो पेन आपके एग्जाम में बिल्कुल स्मूथली चले, और आपका क्या कहते हैं, हाथ ना रुके, आपको लगे कि हाँ भाई मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे दूसरी मेन चीज़ क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आप पेपर करते हैं तो आप उसको सीरियल के अकॉर्डिंग करें, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है या फिर एवरेज है या फिर खराब है। फर्क इससे पड़ता है कि आप करेक्शंस करते हैं। आप अपनी आंसर शीट में करेक्शंस ना करें, क्योंकि करेक्शंस वही स्टूडेंट करते हैं जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर असेसमेंट नहीं करते हैं। तो रेगुलर लिखने की आदत डालें, ठीक है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने घर में आराम से बैठ जाएं और पेंसिल लेकर अंडरलाइन करके पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपकी धीरे धीरे कंसंट्रेशन होगी। अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं पढ़ते समय, तो अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे रख दें, और हो सके तो उसे दूर ही रखें, क्योंकि साइलेंट मोड पे होगा जब पढ़ोगे, ना तो आपको पता लगेगा किसका फोन आया, ना आपको किसी को फोन करना। और वैसे भी स्टूडेंट का मेन पर्पस क्या है इस समय, केवल 19 दिन आपके पास बचे हुए हैं, आपको केवल पढ़ना है, फोकस करना है। फोकस मीन्स डू वन थिंग, इग्नोर 99 थिंग्स। आपको केवल पढ़ना है, ठीक है।
जब आप ब्रेक लेंगे तो अपना ब्रेक में फ़ोन उठा के देख लो, जिसका फ़ोन है आप उसको कॉल कर लो। फ़ोन ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है? पढ़ना ज़रूरी है, तो बस पढ़ना ही है, ठीक है? और इसके साथ-साथ क्या कहते हैं, जब आप पेपर देने जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं, तो वो रात भर पढ़ते रहते हैं, सुबह भी उठ के पढ़ते रहते हैं, ठीक है? कोई अपने पापा के साथ एक्टिवा पे जा रहा है, कोई अपना ऑटो रिक्शा में जा रहा है, कोई कैब में जा रहा है, किताब खुली हुई है। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले तक उसके हाथ में नोट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, हेल्प बुक्स होती है, पढ़ता रहता है, पढ़ती रहती है, तो ऑलरेडी भर गया दिमाग। आपको अक्सर पता है, भरी हुई नोटबुक में ओवर राइट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना? तो आपने क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले आप रात को जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, ठीक है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो जरूरी है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सुबह उठो जब आप, तो फ्रेश माइंड से उठो। नहाने से पहले जितना आप पढ़ सकते हो आप पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि नहाने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है? और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि हाँ, मुझे अपना एग्जाम अच्छा देना और मैं अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा टेंशन होगी, और जो याद हो सकता है कि वो भी आप भूल जाओ, ठीक है? क्योंकि अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं कि ये क्या आ गया। क्योंकि देखो, वो जो समय होता है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज कीप इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट टू हैव ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आप जब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप ब्रेकफास्ट जरूर करेंगे। मैंने आपको बताया कि रात को जितना पढ़ना पढ़ लो, सुबह उठ के नहाने से पहले, जैसे आप 6 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, तो आप 6:30 7 बजे तक जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें, ठीक है? उसके बाद अपनी नोटबुक, हेल्प बुक वगैरह बंद कर दें। फिर आप नहाएं, ठीक है? अपने भगवान का नाम लो, अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। प्लीज़, मैंने आपको दोबारा बोला है कि अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि अगर खाली पेट जाओगे, 3 घंटे अगर मैथ्स का पेपर अगर आप कर रहे हो, अकाउंट्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में सम्स कर रहे हो, ठीक है? या फिर आपने कुछ भी अच्छे से याद किए, कुछ पॉइंट्स, हिस्ट्री के पॉइंट्स हो गए, ज्योग्राफी के पॉइंट्स हो गए, अगर आप वो पॉइंट्स भूल जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे रात भर, सुबह भी उठ के पढ़ रहे थे, नहा के भी पढ़ रहे थे, यार कॉन्फिडेंस भी तो नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बनाना है, क्योंकि 3 घंटे आपने ही पेपर करना है। कोई टीचर नहीं आएगा, कोई फ्रेंड नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। यू हैव टू डू योर पेपर योरसेल्फ। सो उस समय आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और कॉन्फिडेंस कब बनेगा? कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब आपका दिमाग चलेगा। और दिमाग कब चलेगा? जब पेट में कुछ जाएगा, ठीक है? क्योंकि खाली पेट क्या होता है, स्टूडेंट टेंशन ले लेता है, सर दर्द होता है, कभी कभी स्टूडेंट को डेजीनेस यानी कि फील होती है, यानी कि घबराहट होती है, गिडी फील करता है, चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाता है, या पेपर अच्छा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ना है आप रात भर पढ़ सकते हैं, सुबह उठ के अच्छे से रिवाइज कर ले, बिकॉज ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वो भी नहाने से पहले। नहाने के बाद आपको क्या करना है, कम बोलना है। मैं तो आपके लिए इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। दीज आर द मेन ट्रिक्स, ठीक है? यही मेन ट्रिक्स है आपके एग्जाम डे के लिए, ठीक है? आपने मान लो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है? अब आप कम बोलेंगे, जितना हो सकता है कम बोले, क्योंकि 3 घंटे आपको अपना माइंड यूज करना है वाइल राइटिंग, ठीक है? अब इसके साथ साथ, जैसे मान लो जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, हम क्वेश्चन पेपर देखकर क्या करते हैं, फटाफट उठाते हैं और पढ़ा, और कहते हैं यार मुझे तो 3 ही क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो 4 ही क्वेश्चन आते हैं। यानी कि पूरे साल की मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस उस एक पल में खत्म हो जाता है। तो प्लीज आपने ऐसा नहीं करना है। आप आराम से अपने क्वेश्चन पेपर को उठाने से पहले, जैसे क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर ने रख दिया, यानी कि जो आपका इन्विजिलेटर आएगा, उन्होंने आपका मान लो क्वेश्चन पेपर रख दिया आपके डेस्क पर, ठीक है? क्लियर है? तो आप जब उस क्वेश्चन पेपर को उठाते हो, उससे पहले या तो आप 10 तक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? डीप ब्रेथ ले लो, अपने भगवान का नाम ले लो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। जो आपके अंदर जो उस टाइम हलचल चल रही होती है, हाय मैं क्वेश्चन पेपर फटाफट उठा लूं, ठीक है? तो वो हड़बड़ाहट, वो टेंशन कुछ समय के लिए नहीं, कुछ पल के लिए दूर हो जाती है। फिर आराम से अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पेपर जैसा भी है, इजी है या टफ है या एवरेज है, पेपर करना तो आपको ही है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेकफास्ट करना ना भूलें। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आता है, उसको 10 सेकंड के लिए पढ़ा रहने दो, ठीक है?
फिर उसके बाद अपने पेपर को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना है और नीट एंड क्लीन करना है अपने पेपर को। राइटिंग आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अगर जैसी भी है, बट काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पर भी बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि यार इसने पूरे साल क्या किया, इतना तो काटा पीटी कर रखी है, ठीक है। और देखो, जैसी सिचुएशन है सबको पता है, चाहे आपके एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको मेहनत करनी है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है कि व्हाट विल यू डू इन योर फोर्थ कमिंग फ्यूचर। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले तो ऑलरेडी है। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले तो ऑलरेडी है। एंड अदरवाइज इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस एंड द फ्यूचर विल बी ब्राइट। अदरवाइज हवा इज ऑलरेडी टाइट, यानी कि टेंशन और स्ट्रेस तो ऑलरेडी है, ठीक है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जैसे आपका एग्जाम होगा, आपकी 10 बजे एंट्रेंस होती है, यानी कि आपको 15 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, ठीक है। 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। जब आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे देते हैं तो उसको आराम से पढ़ना है, ठीक है। और आप सोचो कि आपके पास 3 घंटे हैं, आपका 80 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका 1 मार्क का पेपर होता है तो आपको 80 मिनट्स, ठीक है, लेकिन आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, इन 1 आवर 60 मिनट्स, तो 63 जा 180, यानी कि आपके पास 180 मिनट्स है। और आपके पास क्या कहते हैं, अगर हम मान लो 2 मिनट भी लगाते हैं 1 मार्क के लिए तो 82 जा 160 है ना, यानी कि 80 दूनी 160। और आपके पास मिनट कितने आ रहे हैं, 63 जा 180, आपके पास 180 मिनट हैं। अगर आप 2 मिनट भी देते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन को तब भी आपके 160 मिनट, यानी कि आपके 2 मिनट देने के बाद भी आपके पास 20 मिनट और एक्स्ट्रा हैं अपने पेपर को अच्छे से रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्स तो आप हर साल देते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। आपने यही ध्यान रखना है कि मुझे अपने थंब को ऐसे रखना है, आई हैव टू गेट विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। मेरी वीडियो को अच्छे से सुने, समझे जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताएं और वो अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें और वो एक नया इतिहास रच के दिखाएं कि अगर सिचुएशन ऐसी हो या वैसी हो, ईस्ट और वेस्ट वी आर द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट वी आर द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट वी आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।